किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है जी तो मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा बीएससी क्या होती है तो नहीं, उसको नहीं पता। मतलब कई बच्चे तो ऐसे एडामेंट हो जाते हैं कि जो माँ बाप की भी नहीं सुनते। कौन सा रूल है जी कि 50% जिस बच्चे के आए वो बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता। और जी अरे नॉन मेडिकल पढ़ के बीए कर लो ना, क्योंकि गली में से निकलेगा तो उसका रंग ढंग अलग होगा। उसका लास्ट एपिसोड में हमने विजय पाल सर से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बदलाव के बारे में बहुत कुछ समझा था। सो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टैंड आउट डिस्कशन विद अ रेनाउंड एजुकेशनिस्ट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट एंड अमेजिंग स्पीकर डॉक्टर विजय पाल नैन। तो सर अब इससे आगे कंटिन्यू बात करते हैं 10th के बाद। एक 10th क्लास का बच्चा लगभग 16 साल की एज उसकी होती है और उसको लाइफ का एक करियर का एक सबसे पहला और सबसे बड़ा डिसीजन लेना है स्ट्रीम सिलेक्शन का। मेरे हिसाब से एक 16 साल के बच्चे में ये समझ नहीं होती कि स्ट्रीम अपने लिए सब्जेक्ट स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। हमारे बेसिक 4 सेगमेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स, नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। और आपके सामने से मेरे ख्याल से सर 10-12 हजार स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, 15,000 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं हु हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम 10th क्लास टू 11th क्लास। और अब तो शायद वो अपनी लाइफ में कहीं सेटल भी हो चुके होंगे, अपना करियर में कहीं ना कहीं सेटल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि एक 10th क्लास का बच्चा, 15,000 स्टूडेंट आपके सामने निकल चुके हैं, क्या वो ठीक से अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर पाते हैं? क्या पेरेंट्स उनको जो स्ट्रीम सेलेक्ट करके देते हैं क्या वो सिलेक्शन ठीक है? अगर वो ठीक नहीं है तो उसको ठीक करने का तरीका क्या है? ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया जी। और बच्चे का रूट चेंज स्टार्ट होता है बिल्कुल। 10th क्लास के बाद 10th क्लास तक पढ़ाई का सिस्टम अलग होता है जी। और 11th क्लास जब बच्चा 11th में एंटर करता है तो मैं सभी पेरेंट्स को भी मैं एक ही बात कहूंगा कि जो 11th में जो बच्चा एंटर करता है उसका 10th क्लास तक की पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। उसने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, 11th इज डिफरेंट थिंग, डिफरेंट। और हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा मतलब इंजीनियर बने या फिर मेरा बच्चा मतलब मेडिकल करे, जी, मेडिकल पढ़े नॉन मेडिकल पढ़े, वो हर माँ बाप का एक सपना भी होता है जी। लेकिन इसमें बात आती है चूज की, सेलेक्ट करना हमने कि भाई बच्चे ने 10th किया है, 10th के बाद वो मतलब जो है ना कौन सी स्ट्रीम चूज करे। जी। किसी बच्चे को नहीं पता होता, नहीं पता होता। आप अगर एक्सपीरियंस रहा है इस तरह से? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बड़े बड़े सिटीज में 11th क्लास के बच्चों से मिला और मैंने वहाँ पूछा उन लोगों से कि आपने 11th में मान लो किसी बच्चे ने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है जी, तो मैंने उस बच्चे से पूछा बेटा बीएससी क्या होती है, उसको नहीं पता। उसने नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, उसको नॉन मेडिकल ऑप्ट किया, उसको ये नहीं पता कि बीएससी क्या होती है, बीटेक क्या होती है। मतलब उसको किसी ने उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ही नहीं दिखाया, जिसने भी सजेस्ट किया। इनफैक्ट उसको ये नहीं पता कि बीए क्या होती है। अच्छा। इनफैक्ट उसको ये नहीं पता बीकॉम क्या होती है। जी, ये तो बेसिक कन्वेंशनल कोर्सेज है, ये भी नहीं पता। हाँ, तो अब बच्चे को ये नहीं पता कि वो ये कोर्स कौन से होते हैं, तो वो कोर्स मतलब 11th में वो चूज कैसे करे। वो जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चा 11th क्लास में सिर्फ एंड सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देख के जी, जो उसके साथ मतलब जो फ्रेंड्स मतलब 10th क्लास में पढ़ रहे हैं जी, वो क्या चूज कर रहे हैं जी, वो क्या चूज कर रहे हैं उसके बेसिस पर अपने लिए स्ट्रीम सेलेक्ट करता है वो, बस वही। और मतलब कई बच्चे तो ऐसे एडामेंट हो जाते हैं कि जो माँ बाप की भी नहीं सुनते। अच्छा, हाँ होता है। आई हैव सीन दोस स्टूडेंट्स जो बिल्कुल रिजिड हो जाते हैं कि आई हैव टू चूज दिस स्ट्रीम, दैट्स ओके। वो बिकॉज ऑफ हिज और हर फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंड्स, बस कि वो इन्फ्लुएंस वहां से आ गया, ठीक है, बात में उनको वहां वो चीज बताने के लिए कि। और दूसरा फिर एक स्कूलों में भी एक सिस्टम चला हुआ है कि अगर किसी के 80% 10th क्लास में आए, 90% में आए, उन्होंने अपना एक सेगमेंट बना रखा है कि भाई अगर 90% आए तो हम साइंस देंगे, और अगर साइंस में मतलब मेडिकल नॉन मेडिकल, और अगर 80% से अगर अबो आए तो हम कॉमर्स देंगे, अगर बिलो 80% तो हम आर्ट्स देंगे। ये क्या ड्रामा है यार, ये ऑलरेडी माइंडसेट बना हुआ है, फॉर्मेट बना हुआ है, ये फॉर्मेट बना हुआ है जी। ऐसा कौन सा रूल है जी कि 50% जिस बच्चे के आए वो बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता। और 10th क्लास तक जो बच्चे ने पढ़ा है वो 11th में कहीं काम नहीं आना। मैं खुद एग्जाम्पल है मेरे पास कई ऐसे कि जो 50% जो 10th क्लास में आए जी, और उन बच्चे ने साइंस लिया, साइंस पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से, और वो लगभग 80% साइंस में उसने जो है ना मार्क्स लिए, और नाउ ही सेटल्ड। उसने इंजीनियरिंग की जी, उसने मास्टर की उसके बाद, और अभी वो सेटल्ड है जी। तो और जब 50% जब बच्चे के आए तो उस स्कूल वाले ने उसको साइंस देने से मना कर दिया। अच्छा, कि हम साइंस नहीं देंगे। एक स्कूल ने उसको मना किया, फिर भी कि कहीं से उसने साइंस लिया और आज सक्सेसफुल है। कि हमें वो रूल्स दिखाओ कि आप साइंस को नहीं दे सकते।
तो ये स्टूडेंट को या पेरेंट को कैसे पता चले कि उस आगे बच्चे के लिए ये स्ट्रीम ठीक रहेगी या नहीं, कौन बताए उनको? देखो, मैं अगर आप पर्सनल ओपिनियन लो, आपने जी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। जी। अगर आप पर्सनल ओपिनियन लो, तो मैं तो सिर्फ पेरेंट्स को एक ही बात कहूंगा कि बच्चा वो यंग है, उस टाइम जी। एनर्जेटिक है, और वो उसको आप मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ाएं, जी साइंस या मेडिकल पढ़ाएं उसको। जी, क्योंकि इसमें कैरियर के जो रास्ते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं इसमें। जी। अगर मान लो अगर कोई बच्चा मान लो आर्ट्स 11th में पढ़ रहा है, उसके पास क्या ऑप्शन? बिल्कुल, 12th के बाद उसके पास क्या बहुत ऑप्शन कम कोर्सेज है जिनमें वो एनरोल कर सकता है। वो सिर्फ बीए वगैरह कर सकता है। वो इनफैक्ट वो बीकॉम भी नहीं कर सकता। B.Com देखो भी आप, नहीं कर सकता। वो बीकॉम भी नहीं कर सकता। हाँ जी, और ऐसे ही मतलब जो बच्चा कॉमर्स पढ़ता है, उसके पास भी लिमिटेड ऑप्शन होती है, 2-3 ऑप्शन होती हैं। 2-3 और ऑप्शंस बढ़ जाएंगी, उससे ज्यादा बढ़ेंगी, बस इससे ज्यादा नहीं जी। मतलब नहीं बढ़ेंगी। जी, लेकिन जो बच्चा जो साइंस पढ़ता है, उसके पास सारी ऑप्शंस ओपन है। उसके पास सारी ऑप्शंस उसके पास होती है। वो इंजीनियरिंग भी कर सकता है, वो एनडी में भी जा सकता है। मैं ये कहूँ कि कई माँ बाप ऐसे एडामेंट होते हैं, कई बच्चे ऐसे कि मुझे तो सिर्फ बीए करना है। जी, अरे नॉन मेडिकल पढ़ के बीए कर लो ना, क्योंकि हाँ। वो बेस, अगर 11th क्लास 12th क्लास जो साइंस और मेडिकल जो बच्चे पढ़ते हैं, वो अपने आप में उस तरीके, जैसे किसान होता है ना, किसान एक खेत तैयार करता है अपना, जी, पूरा जोत के पूरा अच्छे से, कि उसमें आप कुछ भी उगा लो, फिर वही उग जाएगा। उसमें कुछ भी उगा लो, जिस भी चीज का आप सीड डालोगे वही कल्टीवेट हो जाएगा। वही कल्टिवेट हो जाएगा। हाँ जी, 11th में मेडिकल नॉन मेडिकल का वही है कि उसमें जो भी आप चाहोगे ना आगे, उसके लिए कैरियर ऑप्शन जो है खुला हुआ है। जी, और एक यंग बच्चा जवानी में अगर वो एफर्ट नहीं कर सकता, एफर्ट इन द सेंस कहते हैं कि साइंस बहुत हार्ड है, वो मैथ नहीं पढ़ सकता, वो साइंस नहीं पढ़ सकता, वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, तो कब पढ़ेगा फिर वो? उसको फिर एफर्ट, फिर उसको मतलब बुढ़ापे में एफर्ट करवाओगे क्या आप? यही तो टाइम है उसका एफर्ट करने का। यही उसका टाइम है, उसका एफर्ट करने का। और मैं एक बात कहूंगा आप लोगों को कि अगर किसी बच्चे के आर्ट्स में, कॉमर्स में अगर 95% मार्क्स आए जी, और उसके साइंस में 60% मार्क्स आए, दैट इज, तो वो 60% वाला आर्ट और कॉमर्स वाले से कहीं बेटर है, उससे वो लाख गुना बेटर है, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ी हुई है। उससे वो आईक्यू लेवल में भी उससे लाख गुना बेटर है। आईक्यू लेवल इंप्रूव हो जाएगा उससे। उसके 30% मार्क्स कम है उससे, लेकिन वो फिर भी उससे ऊपर है। आईक्यू लेवल 95% वाले से ऊपर है हमेशा जी, हमेशा। वो आगे कहीं भी जाएगा जी, कहीं किसी भी तैयारी में किसी भी तरीके से एंटर करेगा, किसी भी सिस्टम में एंटर करेगा। मेरे ख्याल से सर लाइफ के डिसीजन भी अपने लिए अच्छे ले पाता है वो। और इसमें एक सबसे बड़ी बात कि बच्चे का चाल चलन, चाल ढाल, मतलब मैं नोट करता हूँ, आपकी अगर गली में अगर 3 बच्चे हैं, एक बच्चा कॉमर्स वाला है, एक बच्चा आर्ट्स वाला है, एक बच्चा साइंस वाला है, उसकी चाल ढाल में डिफरेंस होगा। वो जब गली में से निकलता है, साइंस वाला जब गली में से निकलेगा तो उसका रंग ढंग अलग होगा, उसका लोगों से बात करने का ढंग अलग होगा, उससे बात वो एक रिगार्ड के तरीके से देखेगा, वो मतलब गलत कामों की तरफ ध्यान नहीं देगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के दिन। उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी स्टार्ट लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, और वो हो रही है। और वो क्योंकि वो उस पे वो 2 साल वो उसमें इतना बिजी हो जाता है कि वो इधर उसकी चीजों पे ध्यान नहीं देता। ठीक है, वो ध्यान नहीं देना मतलब उसके उतना टाइम ही नहीं है कि वो ध्यान दे। जो डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं चीजें, उनसे वो खुद डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उनसे दूर ही रहता है वो। स्कूल वालों से भी, मैं उन टीचर से भी, कि जो फिजिक्स का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर है, जो मैथमेटिक्स का जो टीचर है, मैं आपके माध्यम से जी, जो भी हमारी जो ऑडियंस है जो हमारे देख रहे हैं, जो हमारे देख रहे हैं, मैं उनको भी एक सजेशन दूंगा, खासकर उन टीचर्स को, क्योंकि मैं भी मतलब उस बैकग्राउंड से रहा हूँ और मैं इस फील्ड में हूँ। अगर 11th क्लास में किसी बच्चे ने साइंस ऑप्ट की, तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं कि उसको फर्स्ट लेक्चर में ही ऐसी वर्डिंग यूज कर देते हैं कि बेटा साइंस है, ध्यान से चलना, इतनी आसान नहीं है। तो बच्चा वहीं पहले दिन भाग जाता है बाहर, वो डिमोटिवेट कर देते हैं उसको। मैं उन सभी टीचर्स को एक बात कहूंगा कि वो बच्चे को स्टार्टिंग में, मान लो कोई मैथमेटिक्स का कोई टीचर है, तो मैथ का जो स्टार्टिंग है 11th क्लास का, वहां से स्टार्ट करे। जो 11th क्लास में मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर जो है जी, सबसे पहले इजी चैप्टर कराए जी, उसके बाद थोड़ा सा फिर हार्ड। जो 11th क्लास में सबसे हार्ड चैप्टर है वो सबसे लास्ट में ले जाए, तब तक वो बच्चा उस रंग में रंग जाएगा, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी, माइंडसेट हो जाएगा। और वो बच्चा, और वो जो सबसे इजी जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का या साइंस का या केमिस्ट्री का, जो भी मतलब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री होते हैं, उसको सबसे पहले रखें, उस जो सबसे इजी है सबसे पहले उसको करे। और बच्चे को कि देखो ये है, ये साइंस है, इसमें कुछ नहीं ऐसा, बहुत इजी है। मतलब उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि डिमोटिवेट। उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। बच्चा भी जब 1 महीना 2 महीने पढ़ लेता है उसमें,
तो वो लगता है कि इसमें तो मम्मी को बताएगा, मम्मी कुछ नहीं, वो तो आसान है, मजा आ गया, मजा आ रहा है इसमें तो। मजा आ रहा है इसमें तो बच्चे को हमने मजे के साथ पढ़ाना है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उसको हमने प्रेशराइज करके उसको पहले दिन ही उसके ऊपर इतने डाल दें कि ये साइंस है, तुम्हें ऐसे करना होगा, तुम्हें वैसे करना होगा, तुम ध्यान से चलना, नहीं तो ये हो जाएगा, फेल हो जाओगे। नहीं, ऐसी वर्डिंग यूज ना करें। राइट। और सबसे बड़ी चीज ये, उससे बच्चा मोटिवेट होता है। जी। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें विजय पाल सर से डिस्कस करनी है। सो वी विल कंटिन्यू अवर डिस्कशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जानो।